हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 5th लेक्चर है। और ये लेक्चर में हम कॉमर्स देखने वाले हैं और जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उसके डिस्टिंक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमर्स सेक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना कॉमर्स। तो कॉमर्स किस सेक्शन में आता है? तो बिजनेस में कॉमर्स आता है। बिजनेस के दो पार्ट है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर बिजनेस कहाँ पे आता है? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कॉमर्स भी आपका कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये कॉमर्स एक बिजनेस का एक पार्ट है। तो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स तक पहुँचाने का जो बिजनेस है, जो काम है, वो कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स के भी फिर फर्दर दो पार्ट्स से, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स खरीदना और बेचना। तो गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे मतलब क्या होगा कि हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। तो हमने उसको बेचा तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, गुड्स एक्सचेंज हो गया और उसके बदले में हमको मनी मिलेगा। बट ये ट्रेड कितने टाइप का होता है और सेकेंडरी ट्रेड मतलब ऑक्सिलरीज इसको कैसे सपोर्ट करती है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वो उनके लोकेशन के हिसाब से दिया हुआ है। एक जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से है। होम ट्रेड जो विद इन कंट्री होता है, विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, प्रॉपर वर्ड यूज़ करें तो। और एक इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड जो बिटवीन कंट्रीज़ होता है। तो होम ट्रेड आपका फर्स्ट वन है। होम ट्रेड का अलग अलग नाम भी है, इंटरनल ट्रेड, उसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये ट्रेड कहाँ पे होता है? ट्रेड मीन्स व्हाट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे? विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये वर्ड आपको यूज़ करने हैं, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड आपका। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ही करेंसी यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज़ होती है? लोकल। तो जो भी कंट्री में ट्रेड हो रहा है उस कंट्री की करेंसी वहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे 2 टाइप का होता है। अभी इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये 2 टाइप का होता है होम ट्रेड, होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब जहाँ पे हम गुड्स बल्क में उठाते हैं। बल्क मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में एक्वायर करते खरीदते हैं। फिर इसको, और जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें क्या करते हैं? हम छोटे क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक लिंक बनाया हुआ है, देखो, इसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स हमारे तक कैसे पहुँचता है? हम कंज्यूमर है तो प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स बहुत सारा बनाता है लॉट में। फिर होलसेलर क्या करता है? उससे कुछ लॉट परचेस करता है। ऐसे बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो वो लोग जो भी प्रोड्यूसर्स रहेंगे उससे गुड्स एक्वायर करेंगे, फिर उनको रिटेलर को बेचेंगे। रिटेलर मतलब शॉपकीपर्स जो अपने आजू बाजू जितने भी देख रहे हैं वो सब रिटेलर्स हैं और हम उनसे जाके खरीदते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इनको लार्ज क्वान्टिटी में बेचते हैं नॉर्मली, और ये इसको थोड़ा कम क्वान्टिटी में बेचते हैं जितना उनको चाहिए, और ये उनको जितना चाहिए उतना उनको बेचते हैं कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो होलसेलर करता है उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेलर क्या करता है? होलसेल में गुड्स परचेस करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर और सेल करता है किसको? रिटेलर। तो होलसेलर किसके बीच में आता है? प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में आता है। तो ये आपको याद रखना, होलसेलर इज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये MCQ में आता है अक्सर। तो नेक्स्ट है आपका रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कौन करता है? रिटेलर। ये किसके बीच में आता है? होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये होलसेलर से गुड्स परचेस करता है और कंज्यूमर को क्या करता है? गुड्स सेल करता है। तो ये लिंक किसके बीच में? होलसेलर और कंज्यूमर। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या करता है? रिटेलर मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकता है अगर उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, या उसके पास मैन्युफैक्चरर आजू बाजू में अवेलेबल है, उसके कॉन्टैक्ट है, तो डायरेक्टली भी परचेस करता है। बट वो नॉर्मली नहीं होता, हो भी सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट आपका जो ट्रेड का टाइप है वो फॉरेन ट्रेड, इसको ग्लोबल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स आप जानते ही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट फॉरेन मीन्स बिटवीन 2 कंट्रीज़ होगा, 2 कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि इंडिया और सपोज अमेरिका के बीच में, या इंडिया और अफ्रीका के बीच में, या इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। तो ये आपका कौन सा हो गया? फॉरेन ट्रेड। सिंस इसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है या मोर देन 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे करेंसीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अगर हम अमेरिका के साथ डील करेंगे तो अगर हमने अमेरिका को गुड्स बेचा तो अमेरिका से अपने को डॉलर मिलेगा ना, तो यहाँ पे अपने का क्या होगा? डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व होगी। डोमेस्टिक ट्रेड में एक ही करेंसी होगी, बट इंटरनेशनल ट्रेड में कितनी करेंसीज होगी? मोर देन 1, एक से ज़्यादा। फिर इसके टाइप्स थे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट है, एंटरपोर्ट।
इम्पोर्ट मीन्स गुड्स खरीदना। जब हम दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करते हैं तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, इसको आयात बोलते हैं हिंदी में। वैसे ही सेम एक्सपोर्ट, किसी कंट्री को बेचना, निर्यात करना। हमने किसी और कंट्री को गुड्स बेचा तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट में हमारे पास गुड्स आता है बाहर की कंट्री से, जैसे कि इंडिया ने गुड्स सपोज़ अमेरिका से परचेज़ किया तो ये हमारे लिए इम्पोर्ट है। इंडिया ने गुड्स सपोज़ चाइना को बेचा तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। फिर एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट को री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट। मीन्स यहाँ पे क्या करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करती है, फिर इसको प्रोसेस करके या कुछ में चेंजेस करके फिर किसी और कंट्री को बेच देती है सेम गुड्स। एग्जांपल जैसे कि इंडिया ने सपोज़ ये अफ्रीका से कोई गुड्स परचेस किया, फिर इसको प्रोसेस करके सपोज़ पाकिस्तान को बेच दिया। तो हमने क्या किया, पहला परचेस किया और यहाँ पे दो चीज़ होगी, इंपोर्ट होगा पहला, फिर कुछ चेंजेस होगा, फिर क्या कर देंगे एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट भी हुआ एक्सपोर्ट भी हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन है दोनों का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होती है एक साथ। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ये कॉमर्स का सेकंड पार्ट है। कॉमर्स के दो पार्ट्स है, फर्स्ट वन ट्रेड एंड सेकंड वन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एड्स टू ट्रेड। एड मतलब होता है हेल्प, ये ट्रेड को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ट्रेड इनके बिना पॉसिबल नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ट्रेड को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं। ये सपोर्टिंग सर्विसेज ट्रेड को प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती है ना वो इसमें आ जाती है। तो ये फैसिलिटेट करते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, मतलब गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना में ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब जो प्रॉब्लम्स आती है, जो डिफ़िकल्टीज आती है, उनको रिमूव करते हैं गुड्स तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने में। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग देखते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोग जानते हो, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मूवमेंट करता है गुड्स एंड ये मैन का, पैसेंजर्स का। तो जैसे कि हम भी ऑफिस जाना रहेगा तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, गुड्स को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहेगा तो ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल होता है। अभी ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बिना क्यों ट्रेड पॉसिबल नहीं है। सपोज़ हम इंडिया में रहते हैं और कंपनी सपोज़ अमेरिका में है और हमें उससे गुड्स चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो गुड्स अमेरिका से इंडिया कैसे आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। कोई तैर के तो जा नहीं सकता इतना दूर, या चल के तो नहीं जा सकता। तो ट्रांसपोर्ट होगा तो ही गुड्स हमारे पास आएगा, क्योंकि गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होता है, और जो कंजप्शन होता है ना वो कंज्यूमर्स का स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हर जगह है। तो हर एक कस्टमर तक गुड्स पहुँचाना वो पॉसिबल नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो ट्रांसपोर्ट एक यूटिलिटी क्रिएट करता है, आप याद रखो इसको। ट्रांसपोर्ट करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। मे भी वो लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स डैश यूटिलिटी। तो ये क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। मतलब ये क्या करता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, तो उन गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, वो गुड्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब सिंपली होता है गोडाउन, जहाँ पे हम गुड्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्टोर कर देते हैं। तो ये जो काम करता है वो वेयर हाउसिंग करता है। अभी बिजनेस को ट्रेड के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी जैसे कि बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं ना वो सीजनल्स होते हैं, बट उनका जो प्रोडक्शन साल भर चलता है। जैसे कि अम्ब्रेला की बात करते हैं हम लोग, तो अम्ब्रेला चाहिए तो रेनी सीजन में, बट उनका प्रोडक्शन साल भर चलता है। क्यों, क्योंकि एक साथ डिमांड होने वाली है, और जब रेनी सीजन आएगी तब बनाने बैठेंगे तो कंज्यूमर्स को बेचेंगे कब। तो उनका प्रोडक्शन क्या होता है, एंटिसिपेशन, डिमांड का एंटिसिपेशन के हिसाब से उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम, उनको स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फूड ग्रेन्स हो गए, फिर अम्ब्रेलाज हो गए, क्रैकर्स हो गए, तो ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टॉक कर देते हैं। तो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बीच का जो गैप है वो ये फिल करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए। यहाँ पे इनडिस्पेंसिबल है, मतलब यहाँ पे वो इनसेपरेबल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स का रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये प्राइस को मेंटेन करता है। प्राइस को क्या करता है, एक रीजनेबल लेवल पे मेंटेन करता है वेयर हाउसिंग। अगर गुड्स मार्केट में कम हो जाते हैं ना तो उनकी प्राइजेस बढ़ने लगती हैं। तो अगर हमने सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन किया है ना, तो जैसे ही गुड्स मार्केट में शॉर्टेज होगी तो हम गोडाउन से, वेयर हाउस से गुड्स रिलीज़ करेंगे, निकालेंगे। तो क्या होगा, उससे मार्केट में हमेशा एक एडिक्वेट लेवल ऑफ गुड्स रहेंगे। तो क्या होगा, उससे जो उनका प्राइस रहेगा वो रीजनेबल मेंटेन होगा और कंटिन्यूस गुड्स सबको अवेलेबल होगा, और इससे क्या होगा, उस गुड्स का प्राइस भी रीजनेबल। जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट
प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है ना, वैसे ही वेयर हाउस क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। मतलब गुड्स को स्टोर कर दो, जब टाइम जिस टाइम में ज़रूरत पड़े उस टाइम पे हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, मतलब जब चाहिए तब रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इंडेमनिटी का, जहाँ पे कंपनी या बिजनेस और एक कंपनी में होता है, तो वहाँ पे जो कंपनी होता है उसको बोलते हैं इंश्योरर। तो इंश्योरर गारंटी देता है क्या, कि आपके जो लॉसेस है उसको हम कॉम्पेंसेट करेंगे। तो इंश्योरेंस इज़ व्हाट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड द बिजनेस। तो यहाँ पे हम क्या फालतू फोकट में वो अपने को पैसे देगी नहीं, उसके लिए हमें उसको कुछ पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम इसको एक रेगुलरली हर साल नॉर्मल इनका प्रीमियम होता है, वो जो भी प्रीमियम होगा पॉलिसीज़ के हिसाब से अपने को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो वो प्रीमियम जैसे हम पे करेंगे तो वो अपने को एक पॉलिसी दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसके हिसाब से अपने को हर साल उनको प्रीमियम पे करना रहना है, और जब भी लॉस होगा तो हम इसको बोलेंगे कि भाई हमको कॉम्पेंसेट करो, हमारे लॉस को भर के दो, भरपाई करो। तो वो काम जो करता है वो इंश्योरेंस। अभी सपोज़ ये ज़रूरी क्यों है ट्रेड के लिए, मेरा यहाँ से गुड्स सपोज बाय शिप जा रहा है अमेरिका, तो अमेरिका पहुँचते पहुँचते उसको बहुत टाइम लगेगा, 2-4 महीना 6 महीना भी लग सकता है। तो सपोज़ गुड्स का कीमत है 100 लाख या 100 करोड़ ले लो, चलो 100 करोड़ का गुड जा रहा है मेरा बाय शिप। अगर सपोज़ कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंस और शिप डूब गई हो तो मेरा 100 करोड़ का लॉस हो जाएगा ना। तो भी लॉस को मैं क्या करूँगा, इंश्योर करूँगा ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊँगा, उसको प्रीमियम पे करूँगा। सपोज जो भी रहेगा अमाउंट, सपोज़ कंपनी ने बोला 10 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा, सपोज एग्जांपल के लिए, वो डिफरेंट होगा अमाउंट जो भी होगा। तो कंपनी ने बोला आपको 10 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके लिए। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा तो प्रीमियम कम होगा। तो सपोज अगर बाई चांस शिप अगर डूब भी गई तो मेरे को कितना, खाली 10 करोड़ मेरे जेब से जाएगा, 100 करोड़ फिर पूरा कंपनी देगी मेरे को, पूरा का पूरा कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी अगर पॉलिसी लिया तो इसके लिए बिजनेस को ना थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता। अभी सारे रिस्क का इंश्योरेंस निकालना पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि लोगों की अभी डिमांड है, लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, लोगों की डिमांड चेंज हो गई है, फैशन चेंज हो गया, उन सब का इंश्योरेंस नहीं निकलता। तो वो कुछ एक इंश्योरेबल रिस्क होता है, एक होता है अनइंश्योरेबल रिस्क है, तो वो सब क्या है, अनइंश्योरेबल रिस्क है। तो यहाँ पे वही दिया देखो, रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कम्प्लीटली, कैन नॉट बी अवॉइडेड कम्प्लीटली बट कैन बी मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेके हम अपने रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड में आपका बैंकिंग के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के 2 मेन काम होते हैं, 2 मेन फंक्शंस हैं। क्या, एक तो लोगों से डिपॉजिट्स लेना और लोन देना, ये 2 काम करती है। वो लोगों से पैसे लेती है इन दी फॉर्म ऑफ अपने अकाउंट्स दे करेगा, सेविंग है, करंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और फिर बाद में उसको लोन्स देना बिजनेसमैन को जिसको चाहिए, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी चाहिए। तो ये बैंक का मेन काम है। तो अभी बिजनेस करने के लिए अभी अपने को पैसों की फाइनेंस की ज़रूरत है, बिना फाइनेंस के आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो फाइनेंस के लिए आप बैंक के पास अप्रोच कर सकते हो, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा बिजनेस करने के लिए, रन करने के लिए। फिर दूसरी बात, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए या एसेट परचेस करना, उसके लिए लोन चाहिए, वो भी बैंक आपको दे देगा। इसके अलावा बैंक बहुत सारी फैसिलिटी भी देता है, आप बैंक में अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, सारा आपका जो कैश आएगा वो सब बैंक में रख सकते हो। तो आपको बहुत सारा हैवी जो बैलेंस है घर पे या ऑफिस में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे चोरी होने का कोई डर नहीं रहेगा आपका। और बैंक इसके अलावा फैसिलिटी देती है, आपको किसी को पेमेंट करना है तो बहुत सारा कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक से पे कर सकते हो, ऑनलाइन NEFT IMPS कर सकते हो, मतलब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो। तो ये बैंक्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो बैंक्स अपने को क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन्स देती है। ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का लोन ही होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे बहुत से डिटेल में। फिलहाल मैं टेम्परेरी बता दूँ आपको, ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो करंट अकाउंट होल्डर को देती है, मतलब ये नॉर्मली 2-4 महीने का होता है या उससे भी कम पीरियड का हो सकता है। तो डेबिट कार्ड आप जानते ही हो, जो हमारे पास प्लास्टिक का कार्ड है वो। क्रेडिट कार्ड एक टाइप का ये भी लोन होता है जिसको हमें हर मंथली पे करना होता है। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपना बिजनेस हम बिना किसी रुकावट के स्मूथली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत क्यों ट्रेड के लिए, अगर ऐड नहीं करेंगे, हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेगा कि हम भी मार्केट में अपने गुड्स बेच रहे हैं। तो ऐड के थ्रू ही लोगों को पता चलेगा कि ये गुड्स अवेलेबल है, किस प्राइस पे है, कहाँ अवेलेबल है, कब से कब तक अवेलेबल है, उसका मतलब कौन कौन से वेरिएंट्स है, कलर है, साइज़ क्या है, टेस्ट क्या है, जो भी है, उसके प्राइस क्या है।
तो वो इन्फॉर्म करने के लिए हमको अपने को क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ खास तो बताया नहीं उन लोग ने 2 ही चीज़ें बताई, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर एडवर्टाइजिंग जो हम घर से देख रहे हैं, तो घर पे एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, हमारे घर पे अगर पेपर आता है तो हम न्यूज़पेपर में देखते होंगे, मैगजीन्स वगैरह देखते होंगे, टीवी है, रेडियो है, तो ये सारे क्या इंडोर एडवर्टाइजिंग है। आउटडोर मतलब जब हम बाहर जाके देखते हैं, बाहर जाते तो हमको क्या दिखता है, पोस्टर दिखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं, बैनर, वो दिखते हैं अपने को। फिर एक नियॉन साइन भी होता है। नियॉन साइन मतलब बल्ब रहते हैं छोटे छोटे, वो आपने देखा होगा, एक प्लेट रहेगी, वहाँ पे बहुत सारे बल्ब रहेंगे, आपको ऐसा दिखेगा कि नेम चल रहा है, तो वो नियॉन साइंस, नियॉन लैंप्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो ब्लिंक होते हैं, तो ऐसा लग रहा है अपने को कुछ नेम प्रिंट हो रहा है। तो ये भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का एक एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट। अभी मर्केंटाइल एजेंट आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपको कोई घर खरीदना है या बेचना है या भाड़े पे लेना है, तो हम एक एजेंट को पकड़ते हैं कि मुझे इस एरिया में घर चाहिए, तो मुझे वो अरेंज करके दो। तो ये जो काम करता है वो मर्केंटाइल एजेंट होता है। या मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं जाके एजेंट को पकड़ूंगा, मुझे खरीदनी है तो भी जाके मैं एजेंट को पकड़ूंगा। अभी जैसे कि 2 लोग हैं, सपोज मुझे बेचनी है और एक थर्ड पर्सन को खरीदनी है, तो वो भी उसके पास आएगा, मैं भी उसके पास जाऊँगा। तो एजेंट क्या करेगा, मुझे बोलेगा कि देखो ये प्रॉपर्टी है, तुम देख लो, तुमको पसंद है तो ले लो। तो दोनों में क्या हो जाएगा, डील हो जाएगी। तो एजेंट क्या करते हैं, एक्चुअली बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। ये नहीं होते तो बायर और सेलर मिल नहीं पाते। तो एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल है, उसको बोलते हैं एस्टेट एजेंट। फिर होता है एक शेयर ब्रोकर होता है, आपने नाम सुना होगा, स्टॉक ब्रोकर होता है, वो भी यही काम करता है, बायर सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन करवाता है। तो इसके लिए इनको कमीशन मिलता है और अपना काम भी हो जाता है, खरीदने या बेचने का जो भी काम रहेगा। ठीक है, तो वही आपका ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो बायर्स है वो ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, जो सेलर्स है उसको कम्युनिकेट करेंगे। मतलब एडवर्टाइजिंग भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन हम लोग बोल के कर सकते हैं, ऐड दिखा के कर सकते हैं, फ़ोटो दिखा के, साइन से, सिंबल से, अलग अलग वे में। कम्युनिकेशन का मतलब क्या था, अपनी कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी नेक्स्ट पर्सन तक पहुँचाना। जो हम सोच रहे हैं सेम वे में उसको, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उस तक पहुंचना, वो होता है कम्युनिकेशन। तो बाय वर्ड हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ लिख के कर सकते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही सब बिजनेस पॉसिबल है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस में एक भी काम नहीं होगा। इवन आपको लोन चाहिए तो बैंक में जाके कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, तभी जाके लोन मिलेगा। कस्टमर्स ऑर्डर देगा, अभी नॉर्मली ऑर्डर अगर ऑनलाइन दे रहा है तो हम जैसे ही वो कस्टमर ऑर्डर वेबसाइट पे जाके प्लेस करेगा तो जो बिज़नेस को ईमेल आएगा, जो भी बिज़नेस होगा, तो उनको कम्युनिकेट होगा कि उनको एक पॉपअप आएगा कि एक बिजनेस ऑर्डर प्लेस हुआ, उसको गुड्स सेंड करना है, भेजना है। तो फिर बिज़नेस उसके हिसाब से वो रेडी होगा और उसको गुड्स भेजेगा, उसको बताएगा कि गुड्स अवेलेबल है कि नहीं, कब तक डिलीवर होगा, उसका प्राइस वगैरह क्या है, वो सब उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह क्या है, अगर वो दुकान में जाएगा तो वो उसको समझाएगा। अगर वो ऑनलाइन परचेस करा तो उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे सब लिखा रहेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका एक्सपायरी डेट है, MRP क्या है, व्हाटएवर जो भी इस प्रोडक्ट के बारे में उसके स्पेसिफिकेशन है वो सब कुछ दिया रहेगा, प्राइस के साथ वगैरह, डिलीवरी कब होगा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी क्या है, सब कुछ गिवन होगा। तो ये सब कम्युनिकेशन ही है। फिर आफ्टर सेल सर्विस है, फिर उसके बारे में अगर कुछ क्वेरीज है तो वो उसको कॉल करेगा या ईमेल करेगा, व्हाटएवर। तो जो भी है ये सब किस में आ गया, कम्युनिकेशन। तो बिना कम्युनिकेशन के इवन एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया, वो भी देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंडेड मार्केट्स। अभी मार्केट क्या हो गया, बहुत बड़े हो गए। पहले जब ट्रांसपोर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, IT नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, तो मार्केट क्या थे, लोकल लेवल पे काम करते थे, स्मॉल लेवल पे काम करते थे। अब आज आप ना इंडिया में बैठ के, अपने घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हो। इवन US के साथ कर सकते हो बिजनेस, घर पे बैठे बैठे। आपको कोई बड़े दुकान डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन के थ्रू। तो अभी जो छोटी दुकान है वो भी ऑनलाइन प्रेजेंस दे के अपना जो मार्केट है वो ग्लोबल कर बैठे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, छोटी सी दुकान लेके। कोई विदाउट इवन फिजिकल प्रेजेंस कुछ नहीं है, लेकिन वो घर बैठे बैठे भी बिजनेस कर रहे हैं। तो मार्केट कैसे हो गए, एक्सटेंडेड हो गए, बहुत बड़े हो गए। एंड ट्रांसपोर्ट भी बहुत इम्प्रूव हो गया। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू सेंड फार्मिंग प्रोडक्ट्स एनीवेयर ईजीली। कहीं भी भेज सकते हैं इंडिया में, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। इंडिया क्या, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। एंड ये प्रोडक्ट्स कैन गेट रीजनेबल वैल्यू फॉर दैट। अभी देखो जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स जैसे कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। अबंडेंट मतलब लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो वहाँ पे सपोज उसका पर केजी प्राइस सपोज 10 रुपीज़ है, जब फार्मर ने बनाया तो उस एरिया में 10 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। तो उसको हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पर,
जहाँ पे वो चीज़ की कमी है, स्कैर्स है, तो वहाँ पे उसका ना ₹10 के हिसाब से हो सकता है, 25 हो सकता है, किसी किसी एरिया में ये ₹50 भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी डिमांड के ऊपर कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है। बट वेयर प्रोडक्ट्स कैन मेड इन एन एरिया, जहाँ पे बिक रहा है जो भी प्लेसेस है, एंड पीपल लिविंग इन दैट एरिया हैव टू स्पेंड क्वाइट अ लॉट, ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ना। देखो 10 का यहाँ पे 50 खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे 25 खर्चा करना पड़ता है। इज़ दिस फेयर? क्या ये फेयर है? ये ऑफकोर्स फेयर नहीं है। अभी इनको एक्स्ट्रा पे क्यों करना पड़ रहा है? अभी फार्मर तो ₹10 में दे रहा है, तो ये 15 एडिशन हो रहा है, या यहाँ पे जो 40 एडिशन हो रहा है, प्लस 40 हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो बीच में जो होते हैं ना मिडलमैन्स, हम देखते हैं ना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आने के बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं। ये दो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, 2 लोग कस्टमर तक गुड्स पहुँचाए। तो इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, कोई छोटे होलसेलर कोई बड़े होलसेलर भी होते हैं। तो गुड्स कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते रहते हैं, इसमें अपना ऐड करते रहेंगे। फिर ये प्रोडक्ट का जो बीच है ना मिडलमैन खा लेते हैं, ये 15 रुपीज़ उनके जेब में चला जाता है। तो ये ऑफकोर्स अनफेयर है। तो हमारा जो कॉमर्स सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्टिंक्शन बाकी है और MCQs बाकी है और थोड़ी बहुत समरी है ये चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।